हेलो दोस्तों, फ्रीलांस स्टडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2011 से लेकर 2022 तक जो मॉडर्न इंडिया के टॉपिक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। अब देखिए, इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है वो सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन जो एक ट्रांसलेशन है एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स की इंग्लिश में, वो उससे एसोसिएटेड है। यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं: बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये पूछा गया है किस चीज़ पे क्वेश्चन, ट्रांसलेशन पे पूछा गया है, और पूछा गया है कि ये किसी एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इसको किसने किया था या इससे कौन से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है उससे सीखने को हमें ये मिलता है कि हमारे लिए जो बुक्स वगैरह हैं जो लिखी गई हैं या फिर उनका ट्रांसलेशन जो किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको हम लोग समझें, जैसे आपने सुना होगा कि भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद मनुस्मृति वगैरह की भी इसमें ट्रांसलेशन किया गया। और इसके अलावा जैसे कि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की जो बुक है वो ट्रांसलेशन किया गया। तो ऐसे बहुत सारे जो बुक्स हैं उसको ट्रांसलेशन किया गया था। तो हमें ये जानना है कि उस बुक को लिखा किसने था। एक तरफ हो गए बुक, ठीक है, दूसरी तरफ हो गए ऑथर उसके, किसने लिखा था, तीसरी तरफ हो गया उसमें समय ट्रांसलेशन उसका किसने किया, और उसका क्या बोलते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो उसमें जो मेन बात है वो किसके ऊपर की गई है, उसका विवरण या डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ये चार चीजें आपको जब भी कोई बुक आपको पढ़ने को मिले ये चीज याद रखिएगा कि वो बुक है क्या, उसका नाम क्या है, वो उसका लिखा किसने, उसका अगर ट्रांसलेशन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुने फीमेल स्कूल। अब देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो पर्सन था, नीचे चार में से कौन कौन है, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सरोजिनी नायडू। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से पर्सन थे वो हिंदू फीमेल स्कूल में एज सेक्रेटरी एसोसिएटेड थे, यानी कि उस हिंदू फीमेल स्कूल में सेक्रेटरी या सचिव के पद पर काम कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए, और इसी जो हिंदू फीमेल स्कूल है इसको बाद में नाम दे दिया गया बेथुने फीमेल स्कूल। ठीक है, इसमें कौन से जो लोग थे इसे सेक्रेटरी के तौर पे एसोसिएटेड थे। तो इससे हमें ये पता चलता है इस क्वेश्चन को डिस्कस करके कि कोई भी आपको संस्था मिले, ठीक है, कोई भी आपको संस्था मिले, यहाँ पर आपको संस्था में जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक संस्था थी, मद्रास महाजन सभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इस तरीके के बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो हमारी मॉडर्न इंडिया में पढ़ने को मिलती है। हमें ये पता होना चाहिए कि पहले संस्था कौन सी है, ठीक है, पहले पता होना चाहिए संस्था कौन सी है, उसके फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, उसके मुख्य जो लीडर्स हैं वो कौन है, मेन लीडर्स, उसका योगदान क्या है, उस संस्था का क्या योगदान है, यानी उसकी मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए, और उसका ईयर भी, कौन से साल में उसका स्थापना हुआ, क्योंकि कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाने के लिए बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो संस्था है वो पहले बनी बाद में बनी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेम्बर्ड एज। तो यहाँ पर देखिए तीन नाम आपको नजर आ रहे हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेम्बर्ड एज। तो ये पूछा गया कि ये जो तीन नाम आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं, यानी उनको किस लिए याद किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को याद किया जाता है फ्रीडम फाइटर के तौर पे, हमारे राष्ट्रपिता के तौर पे,
भगत सिंह को क्रांतिकारी के तौर पे याद किया जाता है, चंद्रशेखर आजाद को भी क्रांतिकारी के तौर पे याद किया जाता है, अंबेडकर साहब को बहुत अच्छे ज्ञानी, राजनीतिक और एक तरीके से जो जो दलित वर्ग है उसके उत्थान वाले नेता के रूप में उनको याद रखा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 3 पर्सन है उनको किस लिए याद किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि कौन से जो पर्सन है वो किस चीज के लिए फेमस है, ये पूछा गया है। तो हमें कोई भी जो पर्सन का नाम आए आपको बुक में, जैसे कि गांधी जी तो सबसे फेमस है, गांधी जी के अलावा कोई भी, जैसे कि आप रास बिहारी बोस की बात कर सकते हैं, रास बिहारी बोस हैं, या फिर ज्योतिबा फूले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है। ऐसे ही तमाम नाम बहुत सारे हैं। तो वो नाम जो है वो किस लिए उनको उस किताब में लिखा गया है, उसके बारे में जरा जानकारी ले लीजिएगा कि ये नाम आखिर क्यों इस किताब में देखने को मिल रहा है। उनका इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी है, उनका विवरण थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने भाग लिया, उनके संगठन कौन कौन से थे जिनमें इन्होंने भाग लिया, उनका योगदान क्या रहा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस ऑप्शन से भी हम कुछ समझ में आ जाता है। हो सकता है अगली बार हो कि ऑप्शन में जो दिए गए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इनके भी कौन कौन से जो मेंबर थे या फिर इनका क्या उद्देश्य था, इन अगर आपको पढ़ने को मिले तो उसके बारे में भी थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये चीज़ आ रही है तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन के तौर पर आपको देखने को मिल जाए। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं। 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई यूनिसेफ। दूसरा है द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये बोला गया कि 21 फरवरी को डिक्लेयर किया गया था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, ठीक। दूसरा है कि बांग्ला को एक राष्ट्रीय भाषाओं में से एक होना चाहिए, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात उठाई गई थी। क्या ये बात सच है? ये दोनों जो बातें हैं थोड़ी सी आपको अनकन्वेंशनल लग रही होंगी, यानी कि जो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन जो पूछा तो उसमें से ये नहीं नजर आ रहा होगा। तो कई बार यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को डालती है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, या फिर उसके चक्कर में आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ दें, तो वो थोड़ा सा आपको प्ले करती है आपके साथ। तो इसमें आपको सतर्क रहना है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप फिर उसको मार्क करके उसको घेरा या फिर टिक लगा के कि हमको ये अभी नहीं सॉल्व हुआ है, इसको बाद में आके सॉल्व करूंगा, यानी कि जो टाइम बचेगा उसमें इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए जो आपको आसानी से आ रहे हैं, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लें, सॉरी आंसर कर लें। अब देखिए इसमें जैसे पूछा जा रहा है कि डे के बारे में पूछा गया है, तो ये एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के बारे में पूछा गया है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से इसका क्या ही संबंध है। दूसरा है यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा की बात हो रही है, वो भी बांग्ला की, और बांग्ला की भी बात हो रही है, तो कहाँ पर की हो रही है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अगर इस तरीके के सिलेबस में आपके या फिर बुक में आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है तो ठीक है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पॉइंट बना लीजिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं यूपीएससी में, वो चाहती है कि आप इसमें फंसे। 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। In the first quarter of 17th century, in which of the following was where the factories of the English East India Company located? पूछा है कि जो 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी, 1600 से लेके तक का जो काल है, तो फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 1600 से लेके 1625, इस ये पूरा हो गया 17th सेंचुरी। अब 1600 से लेके 1625 तक का काल इसका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा जो फैक्ट्री था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकेटेड था, ठीक है।
पहला है ब्रोच, दूसरा है चिकाकोले और तीसरा है त्रिचिनोपोली। तो ये 3 आपको नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये 1600 से लेकर 1625 तक के काल में ये लोकेटेड थे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई थी बहुत सारी कंपनियों के द्वारा, जैसे कि मैं इसको दूसरे पेज पर ले लूँ, नहीं ठीक है, इसी हो जाएगा। फैक्ट्रीज जो, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज थी, यहाँ पर कंपनीज का नाम हो गया, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, ये सारे कंपनी के नाम है। पुर्तगाली वाले भी आए थे। तो इनकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है और कब कब लोकेट की इन्होंने, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें ये समझने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, और पूछा जा रहा है कि इसके संबंध में 4 स्टेटमेंट है, जो कि उनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है, एक करेक्ट है। बोला गया है कि पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन फ्लैग हियर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पिंगाली वेंकैया है उन्होंने इसी जगह पर इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि हमारा जो आज का तिरंगा है वो डिजाइन किया था। दूसरा है कि पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पट्टाभी सीतारामैया है उन्होंने इसी जगह से क्विट इंडिया मूवमेंट का यहाँ पर से नेतृत्व किया था आंध्र रीजन में। तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। जो नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, तो उन्होंने सबसे पहले उनको बंगाली में लिखा था उसको, फिर उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया यहाँ पे मदनापल्ले वाली जगह पे, ठीक है, ये जगह का नाम है आपका। चौथा जो स्टेटमेंट है, मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकोट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो मदनापल्ले मैडम ब्लावत्स्की हैं और जो कर्नल ऑलकोट है उन्होंने यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेडक्वार्टर्स का स्थापना की थी। तो 4 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मदनापल्ले जगह का नाम देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो प्लेस है वो किस लिए बार बार न्यूज में आ रही है, न्यूज में सॉरी, यहाँ पर बुक का नाम है उसमें क्यों आ रही है, वो आपको प्लेस है और उससे संबंधित इवेंट है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि अपने एक मेंस में क्वेश्चन भी आया था, प्लासी में ही इतने सारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। प्लासी में चूंकि 3 लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीनों हुई, तो इसके चलते इस पर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो उसी तरीके से प्रीलिम्स में भी वही चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ लिया गया मदनापल्ले, जो कि आंध्र रीजन में एक जगह है आंध्र प्रदेश में, पूछ लिया गया कि यहाँ पर कौन सी घटना हुई। तो हो सकता है कल को और भी जगह है उसके ऊपर पूछ लिया जाए, श्रीरंगपट्टनम के ऊपर पूछ लिया जाए, ठीक है, जो कि बिल्कुल हम लोग के दिमाग में आते नहीं कि इतनी छोटी जगह का या फिर इतने जो नॉर्म इतना पॉपुलर नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यूपीएससी ऐसा करती है, कोई भी इवेंट हो रहा हो, कहाँ पर हो रहा हो, वो आपको ध्यान में रखना है, उससे कौन से लीडर्स एसोसिएटेड हो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, लीडर्स कौन से एसोसिएटेड हैं और वो कब हो रहा है, कब पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। का उद्देश्य भी पता कर लें, उस घटना का क्या उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं 2020 के क्वेश्चन पे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका जो पद है वो क्या काम करता था वो दिया गया है। जैसे कि एक तरफ है आपको औरंग, बनियन और मिरासीदार, और दूसरी तरफ है इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी और डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। एक तरफ आपको टर्म दिखने को मिल रहे हैं, ये तीनों टर्म है, और एक तरफ उसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था मॉडर्न इंडिया के बाद, सॉरी जो मेडिवल इंडिया का लेक्चर है या फिर एंशिएंट इंडिया का लेक्चर, उसमें भी मैंने बताया था कि जो भी टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले जो लेक्चर था इस जो एंशिएंट इंडिया वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कुल्लवाप, कुल्लवाप और
रोन माप ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन था। ये एंशियंट इंडिया में क्वेश्चन था। ये मिडिवल की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे इस पे। उसमें से एक मुझे याद आ रहा है कि अमिल, अमिल किस चीज़ को डिनोट करता है। फिर एक और क्वेश्चन था परगना, सरकार, सूबा, इसके ऊपर क्वेश्चन था कि ये इसको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे वो एंशियंट इंडिया हो, चाहे मॉडिवल इंडिया हो, चाहे फिर अभी की मॉडर्न इंडिया हो, इसमें आपको अगर कोई भी पद का नाम आ रहा है तो उसका मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, टर्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century। में ये बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई इंडिया में उसका क्या प्रभाव पड़ा और कब प्रभाव पड़ा। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से लेके 1899, ठीक है। और फर्स्ट हाफ का मतलब 1800 से लेके 1850, ये काल। तो ये पूछा गया इस काल में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है इंडिया पर क्या पड़ा। पहला ऑप्शन है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रूइंड। दूसरा है मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। तीसरा है रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। चौथा है हैवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी पीरियड को लेके कि इस पीरियड में। तो हमें इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिलता है कि कोई भी पीरियड हो या फिर कोई भी घटना हुई हो, जैसे कि यहाँ पर बात हुई है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हुई यहाँ पर। उसी तरीके से जैसे आपने सुना होगा कि ब्रिटिश जब आए तो आर्थिक प्रभाव उनका बहुत पड़ा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स के आने से हम पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा गया है कि इसके आने से भारत के जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मशीन्स, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद रेलवे लाइन, और उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट्स, ये चार चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अलग अलग चीज़ों पर किस चीज़ का, कौन सी घटना का क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें पता होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देशेर कथा एक बुक का नाम है, बुक है यहाँ पर देशेर कथा, जिसको लिखा है सखाराम गणेश देवस्कर ने, सखाराम गणेश देवस्कर ने। और कब लिखा है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ये बुक है उसको जो लिखा गया है सखाराम गणेश दावस्कर के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। दूसरा है इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। तीसरा है द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, सीखने को मिलता है कि कोई भी बुक हो, मैंने आपको पहले भी बताया इसी लेक्चर में, बुक का सबसे पहले क्या आपको देखना है, बुक है वो, ऑथर देखना है उसका, फिर से मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किसने किया, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी किस बारे में लिखी गई है, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, उसका डिस्क्रिप्शन। अब उसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट, ये चीज़ इसमें जोड़ लीजिए, का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट। यहाँ पर इम्पैक्ट के बारे में ही सवाल है, जैसे कि यहाँ पर कॉलोनियल स्टेट ने कैसे इंडिया पे कब्जा किया उसके ऊपर सवाल है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस के ऊपर सवाल है। उसके बाद जो यहाँ पर जो देश का जो यानी टर्म जो यूज़ किया गया है उसके ऊपर सवाल है। तो उसका टोटल डिटेल आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाता है ये बात, और इम्पैक्ट उसका क्या पड़ता है इसमें आप इसको रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट है यहाँ पे, तो इस तरीके की बहुत सारी पैक्ट हुई थी, जैसे कि लियाकत जिन्ना पैक्ट, और इसी तरीके से बहुत सारी पैक्ट हुए थे। तो एक नेहरू के भी पैक्ट था कुछ, और उन्होंने बीच बीच में बहुत सारे जो, किसी ने 14 सूत्री कार्यक्रम चलाया, और किसी ने क्या बोलते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। यहाँ पर गांधी इम्पैक्ट के ऊपर सवाल है, तो पूछा गया है पहला स्टेटमेंट, इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरा है विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। और चौथा है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वेर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो इसमें पूछा है कि गांधी इम्पैक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल थी। तो इस क्वेश्चन से डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी पैक्ट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर गांधी पैक्ट की बात हो रही है, तो कोई भी पैक्ट हो रहा हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई एक्ट हो, या फिर किसी का कोई प्रपोजल हो, कोई मिशन हो, या फिर कोई कमीशन हो, ठीक है? इनका इनका क्या क्या, मतलब कोई भी पैक्ट हो, कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई एक्ट आया हो, प्रपोजल हो कोई, जैसे क्रिप्स प्रपोजल, मिशन हो कैबिनेट मिशन जैसे, कॉन्फ्रेंस जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें जो थी वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे 1 2 3 4 करके आप ऐसे लिख के नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, द वाइटल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। यहाँ पर देखिए एक नाम आपको दिख रहा है, वाइटल विध्वंसक। ये पहला मंथली जर्नल था, में अनटचेबल पीपल को टारगेट किया गया था ऑडियंस के रूप में, यानी कि ये अनटचेबल पीपल के लिए लिखी गई थी, वाइटल विध्वंसक। ये पूछा गया है कि ये किसने पब्लिश किया था। ऑप्शन है गोपाल बाबा वालंकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेडकर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी बुक हो, उसका ऑथर कौन है, उस किस भाषा किस लिए लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है लिखने का, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, वो किसके लिए लिखी गई है, तो ये आपको तभी पता चल जाएगा जब उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, यानी वो उसका विवरण जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किसके लिए लिखी गई है, ठीक है? 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। अब देखिए यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में एक केस है, रकमाबाई केस ऑफ 1884। तो ये पूछा है कि ये किसके इर्द गिर्द ये लिखा गया था, या ये जो केस है हुआ था। पहला है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, दूसरा है एज ऑफ कंसेंट, और तीसरा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजीगल राइट्स। तो आप भी जानते हैं कि आजकल भी न्यूज़ में रहती है, जैसे कि अ, बहुत सारे जो नाम है मुझे तुरंत दिमाग में नहीं याद आ रहे हैं, जिसको हम देखते हैं अक्सर न्यूज़ चैनल में बात की जाती है उसकी, जो वुमेन्स राइट्स को लेके हैं। बहुत सारे केसेस आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें नाम लिया जाता है उन केसेस का, महिलाओं के अधिकारों को लेके बहुत सारे केस। तो रखमाबाई केस भी उसी तरीके से एक केस है, तो उसके ऊपर सवाल है। तो कोई भी केस आए, आजकल की भी इतिहास की बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी जो हो रहा है घटना ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रही हैं, तो उसमें नाम आता है कि इस केस में शाहबानो केस, हाँ नाम आया मुझे याद, शाहबानो केस। ये इतना फेमस नाम है कि मैं हर, लगता है 1 साल के अंदर इसको 3 4 बार सुनता हूँ, शाहबानो केस। तो उसी तरीके से कोई भी केस आए तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस केस का मुद्दा क्या था, यानी ये केस क्यों आया न्यूज में, ठीक है? कि चाहे हिस्ट्री की बात हो या फिर करंट पीरियड की बात हो, दोनों। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाई बिगिनिंग ऑफ द 20th century बिकॉज ऑफ। यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था इंडिया में, वो 20वीं सदी के शुरुआत में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो उसका कारण क्या था? पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन peasant resistance to the oppressive conduct of planters।
its unprofitability in the world market because of new inventions. National leaders opposition to the cultivation of indigo. गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पूछा है कि इंडिगो कल्टीवेशन जो 20वीं सदी के शुरुआत में यानी कि 1900 से के शुरुआती सालों में, यानी 1900 से लेकर मान सकते हैं 1920 तक के साल या 30 तक के साल, इस पीरियड में जो इंडिगो कल्टीवेशन का डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ। मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी जो घटना है, कोई भी घटना है वो क्यों हो रही है, उसका पहले तो घटना का काल आपको पता होना चाहिए, उसके नेता जो हैं वो मुख्य कौन कौन से हैं नेता, और उस घटना में जो मुख्य बातें हैं, उस घटना की मुख्य बातें वो आपको पता होना चाहिए, स्थान पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ, उस घटना का उद्देश्य क्या था, और उस घटना का प्रभाव क्या पड़ा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रभाव पता होना चाहिए, उस घटना के बारे में पता होना चाहिए, उसका काल पता होना चाहिए, नेता पता होना चाहिए, उसकी मुख्य बातें पता होना चाहिए, वो कहाँ पे हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेलेस्ली established the Fort William College at Calcutta because, देखिए यहाँ पर वायसराय का नाम है वेलेस्ली, आपने अच्छे सुना होगा। वेलेस्ली established the Fort William College at Calcutta because, तो वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, क्यों की। पहला ऑप्शन, he was asked by the board of directors at London to do so। दूसरा है he wanted to revive interest in oriental learning in India। तीसरा है he wanted to provide William Carey and his associates with employment। और चौथा है he wanted to train British civilians for administrative purposes in India। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि कौन से वायसराय ने कौन सी चीज कराई। सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं। एक तरफ आप वायसराय लिख लीजिए, एक तरफ हो गया आपके वायसराय या गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। एक तरफ हो गया वायसराय गवर्नर जनरल, एक तरफ हो गए वायसराय, दूसरी तरफ हो गया उनका काल, यानी उन्होंने कब यहाँ पर अपना पद संभाला। ठीक है, काल उनके द्वारा की गई मेन जो इंटरवेंशन थी, यानी कि उन्होंने क्या क्या काम किया इंडिया में, उनका काम, उनके कार्य भारत में, जैसे किसी ने रेल को लाया, किसी ने डाक टिकट को लाया, किसी ने यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें की। जैसे किसी ने हड़प नीति का पालन किया, किसी ने क्या बोलते हैं जो सहायक संधि उसको लाया। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके कारण, यानी कोई भी घटना, उन्होंने कोई भी काम किया तो उसका कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। 2020 का लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टर्मल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पर बात की जा रही जो उलगुलन है, या फिर जिसको इंग्लिश में ग्रेट ट्यूमल्ट भी बोला जाता है, ये किस घटना के बारे में बोली गई है। पहला है 1857 की क्रांति, दूसरा है 1921 का मोपिल्ला रिविलियन, तीसरा है 1859-60 का इंडिगो रिवोल्ट, और चौथा है बिरसा मुंडा का रिवोल्ट जो कि 1899 से 1900 में हुआ था। ये बोला गया है उलगुलन या ग्रेट टिमोर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये किस क्रांति को या फिर किस घटना को बोला जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये सारे जो पहले तो ऑप्शन में ये जो नाम आ रहे हैं, 1857 की क्रांति, मोपिल्ला रिविलियन, इंडिगो रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, यानी कि किसी भी तरीके का कोई रिवोल्ट वगैरह हो रहा हो, कोई रिवोल्ट है, जैसे संथाल रिबिलियन भी हुआ था, कोई रिवोल्ट है या रिबिलियन है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई सामाजिक सुधार आंदोलन है, कोई सामाजिक सुधार आंदोलन है, या कोई फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट है, जैसे कि
जैसे कि 1922 में जो हुई थी, 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कब कब हुई आपको पता होना चाहिए। कब हुई, किसने किया पार्टिसिपेट इसमें, क्यों हुई, प्रभाव क्या पड़े, कहाँ पे हुई, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2019 के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्ट हो, कोई भी घटना हो, कोई बुक लिखी गई हो, इस सारे पे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको अभी इसी वीडियो लेक्चर में आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक्ट की बात हो रही है, तो इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहला है तो स्टेटमेंट, it ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. दूसरा है, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. तीसरा है, the revenues of India were now controlled by the British Parliament. तो देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक्ट हो, क्योंकि एक्ट के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ एक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। कोई भी एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, ये सारे अलग अलग नाम हैं, आपने देखे होंगे इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट हो, इनकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या किया गया, क्या क्या प्रोविजंस थे इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उस समय वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, और क्या क्या प्रोविजंस थे, वायसराय कौन थे, और उसमें जो उसके कारण प्रभाव क्या पड़ा, यानी जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसके बाद जो इंडियन थे उसका क्या उसमें रिएक्शन था, इंडियंस रिएक्शन, इस नेता ने क्या कमेंट किया उस पे, नेताओं ने क्या कहा, उनका पक्ष क्या था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट वो पहले नंबर ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में आया था। तो मैंने बताया था कि ये सारे ऑप्शन में जो आ रहे हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे आपको स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान आप जरूर रखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके चलते जो इंडिजिनस जो आर्टिसन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थे वो रिवाइव हुए। दूसरा है कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मूवमेंट हो या फिर कोई रिवोल्ट हो, कोई सामाजिक सुधार का हो, सोशल मूवमेंट हो, ये सारी चीजें हो रही हो, तो इनमें आपको मैंने पूछा बोला था कि लीडर्स आप देख लीजिए, लीडर्स देख लीजिए, उसके मुद्दे देख लीजिए, उसकी घटनाएं देख लीजिए, उसके काल देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उस समय वायसराय कौन था, कहाँ पर क्या इसका रिएक्शन हुआ,
रिएक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर आपको 2 पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 2 पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ है मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ है लीडर। पहला जो मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, दूसरा है ऑल इंडिया किसान सभा, तीसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है। दूसरी तरफ लीडर का नाम है महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद सरस्वती और ईवी रामास्वामी नाइकर। पूछा है कि इनमें से किस मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, के मुख्य नेता कौन है, उसके फाउंडर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कब उसका गठन किया गया, प्रभाव क्या पड़ा, और उसके मुद्दे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखिए जो नाम दिख रहा है ना आपको, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और ये जो नाम है महात्मा गांधी तो ऐसे ही फेमस है, अभी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ईवी रामास्वामी नाइकर, तो ये सारे जो आपको संगठन और आदमियों का नाम या पूरे लीडर्स के नाम दिख रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको आपकी किताब में ये देखने को मिले ये नाम, तो आप उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लें। ठीक है? जो ऑप्शन में आ रहा है वो कल को क्वेश्चन भी आ सकता है। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। दूसरा है, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। तीसरा है, consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers। अब देखिए यहाँ पर बोला है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि महात्मा गांधी का रोल पूछा है इंडेंजर्ड लेबर के एबोलिशन में। तो इंडेंजर्ड जो लेबर है वो मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में कुछ पढ़ने को मिले तो उसमें किस नेता ने क्या योगदान दिया इंडेंजर्ड लेबर को हटाने में, वो आपको जानना चाहिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर आया है, उसका वार कॉन्फ्रेंस का नाम है। तो किस जो वायसराय है ने किस वायसराय के कार्यकाल में क्या चीज़ हो रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जो इरविन के कार्यकाल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई थी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें देखिए महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया कि नहीं किया, तो मैंने आपको जैसा बताया किस नेता ने किस मुद्दे को सपोर्ट किया, उसका क्या स्टैंड था, नेताओं का क्या पक्ष था, ये आपको मैंने बताया इस वीडियो में। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ हो रही है, घटना हो रही है, तो उस पर जो किसी नेता का क्या बयान है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, तो सॉल्ट लॉ के ऊपर है यहाँ पर कि उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। तो कोई भी मूवमेंट के पश्चात ब्रिटिशर्स का क्या उसमें जो रिएक्शन था इंडियन के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो सॉल्ट लॉ है तो कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो उसके ऊपर भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे काकोरी कांड हुआ तो उसके बाद ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का क्या हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जरा चेक कर लूँ कि यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्या आपको भी ये सुनाई दे रही है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। अरे बहुत आ रही है यार। कोई नहीं, थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर और कोई स्थान नहीं है ऐसा, यहाँ पर आसपास बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तो ये आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकता हमें। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर 3 पेयर दिए गए हैं।
पहला है, एक तरफ पर्सन है आपके और दूसरे तरफ आपको पोजीशन हेल्ड, यानी कि किस एसोसिएशन में किस पर्सन ने कौन सा जो पद है वो संभाला, इसके ऊपर सवाल है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कौन से नेता प्रमुख है, उसके फाउंडर कौन है, ये सारी बातें आपको बताई थी। उसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा कि उसमें जो नेता है वो कौन सा जो है वो पद वहाँ पर संभाल रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, ये फिर से रिपीट यहाँ पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो प्लांट्स है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, उसको न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया गया और उनको ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म है, दो टर्म है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड होता क्या है, तब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले 2 लेक्चरों से कि कोई भी टर्म आए तो आप उसको जरा गूगल कर लीजिए, क्योंकि आप जब गूगल करेंगे तो ये नहीं है कि वो एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आपकी समझदारी बढ़ जाएगी और आप उसके बलबूते पर उस जो जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि न्यू वर्ल्ड या ओल्ड वर्ल्ड आपकी किताब में आ गया, आपने उसको बस कैजुअली ले लिया और उसको पढ़ के आगे निकल गए, तो आपको उतनी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया कि गूगल करके कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड क्या था, तो आप उसी चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपके लिए और भी सोने पे सुहागा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीन, यहाँ पर कुछ फसल के नाम है, जैसे कि टोबैको, कोकोआ एंड रबर, फिर है टोबैको, कॉटन एंड रबर, तीसरा है कॉटन, कॉफी एंड शुगर केन, और चौथा है रबर, कॉफी एंड वीट। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इन जो टर्म आते हैं वो हमें उसका बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, जो टर्म है, टर्म जो है, टर्म होगा। उसके बाद दूसरी तरफ आपको आ गया कि जो कंपनीज आई थी इंडिया में, उन्होंने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की इंडिया में, यानी कंपनीज के द्वारा उस समय जो व्यापार चलाया जा रहा था वो किस किस चीज का व्यापार हो रहा था, यानी व्यापार के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी, व्यापार किस किस पोर्ट से हो रहा था, पोर्ट आपको पता होना चाहिए, पोर्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सी वस्तुओं का व्यापार हो रहा था, कौन सी वस्तुएं यहीं पर की थी और कौन सी जो इन ब्रिटिश कंपनियों या फिर जो बाहर से कंपनी आई तो उनके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, जो पहले से भारत में उपजाई नहीं जाती थी लेकिन इन लोगों ने अपने साथ लाई, फिर यहाँ उपजाई जाने लगी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2018 के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला है क्वेश्चन, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर बोला है वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड। तीसरा है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। तो वुड्स डिस्पैच के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको बताया था, शायद वो मिट गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसमें। कोई भी वायसरॉय आया, उसने कुछ चीजें लाई, तो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, किसी ने हड़प नीति लाई, किसी ने सहायक संधि लाई, उसका पीरियड क्या था, यानी कब उसने पदभार संभाला। ठीक है, उसकी नीतियां क्या थी,
नीतियाँ क्या थी? उसका प्रभाव क्या पड़े? उन नीतियों के प्रति नेताओं का रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन द फेडरेशन established by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेयर गिवन टू द। यहाँ पर क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ऊपर पूछा गया है। जो फेडरेशन स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार, तो उसमें जो रेसिडुअरी पावर्स थी वो किसको दी गई थी? ऑप्शन है फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट हो, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, या कुछ भी किसी तरीके का एक्ट हो, तो वो जब लाया गया है तो उसका मेन प्रोविजंस क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द संथल अपराइजिंग subsided, what was where the major measures taken by the colonial government। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो संथल जो अपराइजिंग हुई थी, या संथल रिविलियन बोल सकते हैं, संथल रिवोल्ट बोल सकते हैं, तो उसको जब दबा दिया गया, तो ये बोला जा रहा है कि तो कौन सी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो मेजर लिए गए थे। यानी कि जब कोई विद्रोह को दबा दिया गया, तो उसके बाद उस वो विद्रोह ना हो, या फिर उस विद्रोह के कारण को पकड़ के और उसका सोल्यूशन क्या करने की कोशिश की गई कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। ये पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे। पहला है कि टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनाज वेयर क्रिएटेड। दूसरा है इट बिकेम इलीगल फॉर ए संथल टू ट्रांसफर लैंड टू ए नॉन संथल। किसी भी रिवोल्यूशन के बाद, तो देखिए कोई भी रिवॉल्ट रेवोल्यूशन है, मैंने आपको पहले बताया था, उस रिवोल्ट कब हुआ, वो पीरियड के ऊपर सवाल जरूर आते हैं कि इसको असेंडिंग या फिर आप बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाइए। जैसे कि दे देंगे आपको, एक तरफ दे देंगे ये कोल रिबिलियन कब हुआ, एक तरफ दे देंगे संथल, एक तरफ मुंडा, और ये पूछेंगे इनको समय के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाएं। पीरियड आपको पता होना चाहिए, पीरियड पीरियड ठीक है। फिर आपके उसके मुख्य नेता रिवोल्ट के कौन कौन थे, उसके मुख्य जो मुद्दे थे, वो आखिर क्यों हुआ वो रिवोल्ट, ऐसे ही तो नहीं कोई टाइम पास के लिए किया है। ठीक है, किस स्थान पे हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था उस पर, ब्रिटिशर्स रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद उस आंदोलन का हुआ क्या, यानी इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, इतनी सारी चीजें, तो इतनी सारी चीजें पता होनी। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज। पूछा गया है कि जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में हो रहा है 200 सालों से हुआ था, तो उसमें 19th सेंचुरी में इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था। 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से लेके 1899 तक का काल। ठीक है, तो इस समय में ब्रिटिश रूल का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। दूसरा है ग्रोथ इन ए नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। तीसरा है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और चौथा है रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो लेक्चर में कि किसी कोई भी जो घटना हुई, कोई भी घटना हुई, यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात हो रही
सोशल इम्पैक्ट की बात करें, सोशल इम्पैक्ट, फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या प्रभाव पड़ा? ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से कई तरह के इफेक्ट हुए, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वेयर। फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी भी बताया था। पूछा गया है कि जो 18th सेंचुरी के मिडिल में यानी 1750 ईस्वी के लमसम में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में शासन कर रही थी उस समय, उसके द्वारा जो भेजे जाने वाले, भेजे का मतलब एक्सपोर्ट किए जाने वाले, यहाँ से वो कंपनी थी तो वो अपना सामान यहाँ से खरीदती थी और उसको बेचती थी, फिर वहां से कुछ सामान लाती थी और यहाँ बेचती थी। तो 1750 के लमसम जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल से, यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, बंगाल से उनके जो द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो कौन सी चीजें थी? ऑप्शन है रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम। दूसरा है शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड। तीसरा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। चौथा है कॉटन, सिल्क, साल्ट पीटर एंड ओपियम। तो मैंने आपको इसी वीडियो लेक्चर में पहले बताया है कि उनके द्वारा क्या क्या एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे लिखा है सर, अगर सेव होगा तो पता होगा। नेक्स्ट कंपनी, हाँ देखिए, यहाँ पर आपको टर्म पूछा था मैंने कि कोई भी टर्म आए तो उसके बारे में जानकारी लेना है आपको। कंपनीज के नाम आपको पता होना चाहिए, पर वो क्या व्यापार करते थे, व्यापार के केंद्र उसके कहाँ थे, यहाँ व्यापार का केंद्र होगा, या फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं, फैक्ट्रीज। ठीक है, पोर्ट्स जहाँ से व्यापार होता था, बंदरगाह। उसके बाद वस्तुओं का कौन कौन सा व्यापार होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसमें शामिल है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। पूछा गया है कि इनमें से चार जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें से कौन सा जो था वो चंपारण सत्याग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। चंपारण चंपारण सत्याग्रह का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। दूसरा है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। तीसरा है, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडिया नेशनल मूवमेंट। और चौथा है, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब पूछा गया है कि सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का कौन सा जो इसमें मुख्य बात है वो है। ठीक है, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, पहलू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी मूवमेंट हो रही हो, कोई भी बोला जा रहा है कि कोई भी रिवोल्ट हो रहा हो, तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी रिवोल्ट है, या फिर आप इसको मूवमेंट बोल सकते हैं, मूवमेंट कब हो रही है, ये नेता कौन कौन से हैं, उसमें मुद्दे क्या क्या हैं, स्थान कहाँ पे है, उसमें ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी क्वेश्चन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्शन दे सकता है तैयारी के विषय में। कैसे? सबसे पहले आपको कोई भी मूवमेंट और कोई भी मूवमेंट हो या फिर कोई भी स्ट्रगल रिवोल्ट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय लॉयर्स ने क्या स्टैंड लिया, स्टूडेंट्स ने क्या स्टैंड लिया, वुमेन उस समय पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली दलितों का क्या वहाँ पर रिएक्शन था, ये देखिए, वहाँ पर दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद पीजेंट का बात होना चाहिए, वहाँ पर पीजेंट का क्या स्टेटस था वहाँ पे, यानी इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट में आप इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं कि उसके चलते क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड। ये इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ द मेजनी, गैरिबाल्डी, शिव एंड श्री कृष्ण, stayed in America for some time and was elected to the Central Assembly. He was.
यहाँ पर एक पर्सन के बारे में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है उसकी ज़िंदगी के बारे में, और ये पूछा है कि इनमें से कौन वो आदमी थे, वो कौन से नेता या फिर कौन से पर्सनालिटी थे। पहला ऑप्शन अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि कोई भी अगर पर्सन हो, कोई भी लीडर हो या फिर कोई भी पर्सनालिटी हो, पर्सन या पर्सनालिटी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी लीडर हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, उसके बारे में आपको वो कौन कौन स्थान पे रहे, यानी कि उसकी जो मुख्य बातें हैं, उनकी मुख्य बातें, वो कौन कौन सी संस्था से जुड़े, संस्था, कौन सा मूवमेंट चलाया या भाग लिया, मूवमेंट में उनकी हिस्सेदारी या फिर जो उन्होंने खुद चलाई, उनकी किताबें और किताबों के बारे में ट्रांसलेशन वगैरह, और दूसरी जो चीज़ें जो उनके बारे में आपको पढ़ने को मिले वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वेयर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा established in 1948। पूछा है कि जो हिंद मजदूर सभा है जिसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसके फाउंडर्स के नाम आपको पता है। पहला स्टेटमेंट है, ऑप्शन है बी कृष्ण पल्ली, ईएमएस नंबूदिरी पद, और तीसरा है केसी जॉर्ज। दूसरा है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय। तीसरा है सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज, वीरी सलिंगम पंटुलू, और चौथा है अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता। तो इसमें देखिए क्या इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं हम कि जो हिंद मजदूर सभा है इसके ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कब स्थापना हुआ, उसके कौन फाउंडर थे, उसके कौन मुख्य नेता थे, उसके क्या मुद्दे थे और किन किन स्थानों पे उसने कुछ किया, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज वेलेस्ली। यहाँ पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन सब्सिडरी अलायंस के द्वारा के ऊपर, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो सिस्टम था, कौन सा जो चीज़ था, वो सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत वो चीज़ नहीं थी। पहला है टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। दूसरा है टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। तीसरा है टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। और चौथा है टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश प्राइमेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले तो कौन सी वायसराय ने क्या चीज़ शुरू की, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर देखो स्लाइड में अगर होगा सेव तो आपको भी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए वायसराय, और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, उसका पीरियड क्या था, कब उसने काम किया, उसकी नीतियाँ क्या थी, उसके क्या प्रभाव पड़े, उसका इंडियन और ग्लोबल रिएक्शन क्या था, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल रिएक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको विश्व लेवल पर उसकी निंदा की गई, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो उसी चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर बोला जा रहा है किस एक्ट के अंतर्गत या फिर किस चीज़ के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 1823 की, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी है। इसमें पूछा गया है कि जो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में शुरू हुई वो किसके चलते शुरू हुई। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि चार्टर जैसे कोई भी एक्ट हो, मैंने आपको बताया, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, इंडियन काउंसिल एक्ट हो या फिर कोई रेगुलेटरी एक्ट हो, तो उसके बारे में आपको मेन प्रोविजंस उसके क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई कमेटी है, कमीशन जो बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा टाइम टाइम पे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या रिकमेंडेशन किया, जैसे कि साइमन कमीशन है, उसके बाद क्रिप्स मिशन है, उसके बाद कैबिनेट मिशन है।
इन सारों का उद्देश्य क्या था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल कमेटी है, मैंने जैसे आपको बताया कि कमेटी हो, कमीशन हो, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से जो थे वो कमेटी के मेंबर थे, और उस मेंबर में भी उसका उद्देश्य क्या था, यानी वो कमेटी क्यों बनाई गई, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और उस पर ब्रिटिशर ने क्या एक्शन लिया, यानी कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस कमेटी के रिपोर्ट पर ब्रिटिशर ने क्या उस पर रुख अपनाया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 11th नंबर जो क्वेश्चन है, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। पूछा गया है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम स्वराज्य सभा बदलकर कर लिया, यानी पहले उसका नाम कुछ और था और 1920 में इसने नाम अपना स्वराज सभा कर लिया। पहला है ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, चौथा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी संगठन है तो उसके नेता कौन है, उसका फाउंडर कौन है, वो किस स्थान पर उसने क्या काम किया और उसका मुद्दा क्या था उस सभा का, या फिर उस संगठन का क्या उद्देश्य था, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और उसकी मुख्य बातें दूसरी मैंने आपको बताई थी, वो पता होनी चाहिए। तो मुख्य बातों में आप ये शामिल कर सकते हैं कि उसका नाम भी अगर चेंज किया गया हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसने किस आंदोलन में भाग लिया, उसके आंदोलन अगर कुछ हो रहा था देश में तो उस आप जानते हैं कि कई सारी पार्टियां ऐसी थी जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उस पर अपना अपना अलग अलग स्टैंड रखा कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर हमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो घटना थी वो सबसे पहले हुई। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है। स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, तीन बंधु मित्र रोट नील दर्पण, तीसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, और चौथा है सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए जैसे आर्य समाज के बारे में पूछा गया है, तो इसी तरीके से प्रार्थना समाज और वेद समाज, बहुत सारे समाज और संगठन बने, तो उसका एस्टेब्लिश किसने किया, फाउंडर किसने किया, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये आपको जानना चाहिए। किस आदमी ने क्या किताब लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। आदमी नहीं बोलना चाहिए, नेता, किस नेता ने क्या लिखा या किस पर्सनालिटी ने क्या लिखा, उसका ट्रांसलेशन किसने किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस किताब में क्या लिखा गया है, किसको ऑडियंस बनाया गया है, यानी उसके बारे में किसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा गया तो उसमें किसके ऊपर उठाया गया, जो बात है वो विद्रोह के ऊपर उठाया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, वही चीज है, किसने क्या लिखा। इस ये जो एक मुख्य बात है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर है वो फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट वालों को भी आपको याद रखना है, जो भी फर्स्ट हो रहा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट वुमेन लायर कौन इंडिया में बनी, फर्स्ट वुमेन लायर कौन बनी, पहली वुमेन ग्रेजुएट कौन थी, आईएनसी की पहली जो प्रेसिडेंट थी महिला, आईएनसी वुमेन प्रेसिडेंट, ये कौन थी, पहली महिला डॉक्टर कौन है। ये सारी जो सवाल हैं वो आपको अपनी किताब में देखने को मिल जाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से चीज़ है, आपको किताब में आपको देखने को मिलती है। वुमेन डॉक्टर है, वुमेन ग्रेजुएट है, वुमेन लॉयर है, या पहला अति वुमेन स्कूल हो। सिर्फ वुमेन की बात ही नहीं है, यहाँ पर आप उसको वुमेन के साथ साथ दलित भी जोड़ सकते हैं, दलित लॉयर, दलित स्कूल, या फिर कुछ भी आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। With reference to educational institutions during colonial rule in India, consider the following pairs। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कॉलोनियल रूल के दौरान सेटअप किए गए, तो एक तरफ आपको इंस्टीट्यूशन है, दूसरी तरफ उसके फाउंडर हैं। ये देखिए, एक तरफ फाउंडर है आपके और एक तरफ इंस्टीट्यूशन है। पहला जो है वो है संस्कृत कॉलेज एट बनारस, फिर है कलकत्ता मदरसा, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, और जो फाउंडर के नाम है वो है विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स और आर्थर वेलेस्ली। ये पूछा है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, यानी कि कौन सा जो पेयर है वो सही मिला हुआ है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन का फाउंडर क्या कौन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मैं इसको देख लेता हूँ। इस वीडियो की ड्यूरेशन 1 घंटे से ऊपर हो गई, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पूरा इसको डिस्कस करके हम लोग मॉडर्न इंडिया को भी खत्म कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग मेंस की भी सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें मेंस की जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ।
जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल आपने सुना होगा कि हमारे जो मॉडर्न जो GS1 का जो पेपर है उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ता है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जो पढ़ना पड़ता है, जो कि पुराने समय से लेके अभी तक प्रेजेंट टाइम तक पूछा जाता है उसमें। उसके बाद क्या पूछा जाता है कि जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं 1750 से लेके अब तक की बात हो रही है, तो उसमें आपको इवेंट्स पूछा जाता है, पर्सनालिटी पूछी जाती है, इश्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है, या फिर दूसरे टॉपिक की बात करें ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, और उसके साथ साथ जो सैलिएंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, या फिर उसके साथ साथ बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या फिर पॉलिटी की बात करें, प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, तो हर टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करके हम लोग उसको बिल्कुल स्पेसिफिकली उसका हम लोग देखेंगे कि कैसी यूपीएससी जो है वो किस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है और कहाँ से उठाती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और हमें तो उससे भी आपको क्या बोलते हैं, पढ़ाने से जो मज़ा आता है वो तो आता ही है, लेकिन अगर मेरे लिए कुछ इनकम का अगर जनरेशन हो जाता तो अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो आपसे बस विनती है कि आप इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा सुना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।